गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या बात है यार, जनता कम है आज। अब छपरा का मौसम कैसा है? बढ़िया है। बारिश हो रही है, ऐसा क्या? डूब गया? पानी पानी? क्या बात है, पूरा पानी लग गया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है यार, यही यही तो फायदा है ना अपने पास डिजिटल मीडियम का। पानी लगे, आंधी आए, तूफान आए, अपन घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। ऑफलाइन होता तो ये जाना पड़ता सेंटर पे। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, क्या बात है यार। मतलब मजे मजे हैं फिर तो। है ना, एकदम बरसात का पूरा मजा आ रहा है फिर तो यार। घर में बैठे बैठे तुम पकौड़े खा रहे होगे। मतलब माता श्री बना रही होंगी और अपने सब पेट पूजा कर रहे होगे बैठे बैठे, है ना। सिद्धांत बोल रहा है मेरे लैपटॉप का बैटरी डिस्चार्ज नहीं हुआ क्या? यार देख, बात ये है कि मैं छपरा में तो हूँ नहीं। तो छपरा में हूँ नहीं तो डिस्चार्ज होगा कैसे, ये बताओ। कल क्लास नहीं हुआ? क्या बात है यार। हाँ वो ठीक है, इंटरनेट इशू वगैरह रहा होगा इसलिए। होता तो मजा आ जाता। क्या बात है यार, क्या बात है। चलो ठीक है। तो कुछ जनता नहीं है आई गेस, शायद बारिश की वजह से नेट इंटरनेट इशू रहा होगा, या कुछ हो सकता है, कोई समस्या होगी इसलिए शायद जनता ज्वाइन नहीं कर पाई है। बट ठीक है, कोई बात नहीं। अपन जितने लोग हैं उतने में अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब 8-10 लोग आई गेस मेरे को लगता है कि गायब है। बट ठीक है, स्टिल कोई बात नहीं। और अच्छा, सिद्धांत बोल रहा है कि होमवर्क दिया हुआ था। अच्छा ठीक है, हाँ यार याद आया, होमवर्क दिया हुआ था, सही बात है। होमवर्क डिस्कस करना था ना अपने को। गुड गुड। चलो ठीक है, तो भैया फटाफट अपन होमवर्क डिस्कस करते हैं। ईमानदारी से बताओ किसने किसने होमवर्क नहीं किया है। नहीं यार, मैं ऐसा नहीं है, मैं क्लास से बाहर नहीं निकालूंगा, ठीक है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, मैं बुरा हूँ बट इतना बुरा नहीं हूँ, ठीक है। तो क्लास से बाहर नहीं निकालूंगा। मैं से पूछ रहा हूँ किन लोगों ने होमवर्क नहीं किया है। बस मुझे वजह बता देना कि सर ये रीजन था इसलिए नहीं किया। आदर्श वो तो मेरे को पता है। बट मैं पूछ रहा हूँ कि किसने किसने नहीं किया है। ईमानदारी से बता दो। देखो मेरे पास तो लिस्ट है। जिसने किया जिसने नहीं किया उसका लिस्ट है मेरे पास। तो मुझे ईमानदारी से बता दो किसने नहीं किया है। ओके सिद्धार्थ, बता देता हूँ मैं। तिवारी तूने किया है? डाउट है, डाउट तो मैं बताऊंगा ना। अच्छा ठीक है नितेश, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है यार, चलता है। चलो ठीक है, तो मैक्सिमम जनता बोल रही है कि कर तो लिया है। चलो ठीक है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, फाइन। तो ये उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम जनता जो है यहाँ कर ली है। हालांकि मेरे पास लिस्ट है। छोड़ रहने दो यार, मैं नहीं चेक कर रहा, ठीक है। जाने दो, कोई बात नहीं। मैं मानता हूँ कि तुम लोग अच्छे लोगों को कर लिए होगे, ठीक है। यह जमसन ले लेता हूँ मैं। चलो, तो फटाफट अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैं शेयर कर रहा हूँ मॉड्यूल, ठीक है। और फटाफट अपन डिस्कस करते हैं। जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये आपका मॉड्यूल है एंड दिस इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। हाँ जी।
हम नहीं सुधरेंगे, है ना सिद्धांत? चलो ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये रहा आपका मॉड्यूल। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट बता दे रहा हूँ, सब बता दे रहा हूँ यार। हाफ रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है, हाफ रिएक्शन समझ, देखो देखो हाफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो हाफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ। हाफ रिएक्शन का सिंपल सा मतलब ऐसे समझो, देखो बहुत लोग हाफ रिएक्शन में समस्या है। हाफ रिएक्शन को इस तरीके से समझो कि जो स्पीसीज ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हुई है, वो ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या प्रोडक्ट दे रही है और रिड्यूस होने के बाद क्या प्रोडक्ट दे रही है, बस उसका सेट बना के अपने को लिख देना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, सिंपल सी कहानी क्या है कि जो भी आपके पास ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं उनका सेट बना के आपको लिख देना है। ठीक है, मैं एक एक करके बोलूंगा, जिसको डाउट हो वो लोग बोलना। ठीक है, अब इसमें देखो दिया हुआ है कि CH4 O2 के साथ रिएक्ट होकर CO2 दे रहा है और H2O दे रहा है। अगर ध्यान दोगे तो यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है -4, कार्बन का है -4, यहाँ देखो कार्बन तो +4, यहाँ पे ऑक्सीजन है 0, और इन दोनों ही केसेस में, चाहे यहाँ पे ऑक्सीजन देखो ये यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, दोनों ही केस में -2 है। ठीक है, तो मेरे को दिख रहा है क्या चीज, मेरे को ये दिख रहा है कि भाई साहब जो मेरे पास कार्बन भैया हैं, वो कार्बन भैया मेरे पास क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, और ये ऑक्सीजन भैया क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। तो भैया सेट बना के कैसे लिखें, तो इसको सेट बना के इस तरीके से चाहो तो तुम लिख सकते हो। ठीक है, देखो फटाफट, सी इसका क्या बोला है कि हाफ हाफ रिएक्शन लिखना है। तो कार्बन वाली स्पीसीज, देखो ये कार्बन वाली स्पीसीज क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है। तो कार्बन वाली स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है, मतलब CH4 जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीडाइज होकर क्या दे दे रहा है अपने को, CO2। ठीक है, टू भी बना है। तो तुम चाहो तो दोनों लिखो, चाहो तो कोई एक लिख लो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन चूंकि मैं CO2 को ऊपर वाले में लिख चुका हूं, तो मैं सिंपली इसको क्या लिख लूंगा, O2 गिविंग H2O। तो बेसिकली देखो क्या करना है अपने को कि जो ऑक्सीडाइज हुआ उसको उसका सेट लिख लेना है, और जो रिड्यूस हुआ उसका सेट लिख लेना है, काम खत्म। ठीक है, जो ऑक्सीडाइज हुआ उसका सेट लिख लो, जो रिड्यूस हो गया उसका सेट लिख लो, काम खत्म। ठीक है, चलेगा? कोई समस्या है इसमें, जल्दी बोलो। डन है या कोई समस्या है इसमें? निधि कुछ कहना चाहती है, बोलो निधि। निधि, ओ यार रुक जा, हाँ बोलिए निधि। सर बुक में लेकिन ऐसे लिखा रहता है C- प्लस इतना इलेक्ट्रॉन। रुक जा रुक जा रुक जा, देखो चलो, इसको देखो ध्यान दो, इस कार्बन को ध्यान दो, ये कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -4 है। ठीक है, चलो भैया लिख लिया, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 है। ये अपने को देखो राइट साइड में किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है, C+4। ठीक है, अब एक बात बताओ, -4 से +4 गया होगा तो उसने क्या किया होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किए होंगे। तो भैया यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स लिख लो। तभी तो गया होगा ना, -4 टू +4 गया होगा, कब गया होगा भैया, -4 से +4 तब जाएगा जब वो 8 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, बस ये बैलेंस्ड है। यहाँ पे भी तुम देखो, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको पूरे बैलेंस कर दो, आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। देखो यार करके देखो, कुछ नहीं है, इसको मैं बैलेंस करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलो सेकेंड वाला O2 है, इसको लिख लो ऐसे, O2 किस में जा रहा है भैया, H2O में जा रहा है। ऐसा देखो, ये नहीं है कि इसका कोई स्पेसिफिक नहीं कि इसी फॉर्म में लिखना है,
उधर ऊपर वाले फॉर्म में लिखो, अगर पूरा मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखे तो भी सही है। याद करो मैंने एक चीज सिखाई थी जब बैलेंसिंग कर रहा था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, उसमें मैंने क्या बोला था कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है तुम चाहो तो उसको ना उसको हटा के उसके जगह पे आयन यूज कर सकते हो। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है क्या मेरे पास? मुझे पता है कि नहीं चेंज हो रहा है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज हो रहा है, वो राइट लेफ्ट में भी +1 है, राइट में भी +1 है, कहीं भी रहे। तो मैं उसको हटा के मैंने क्या कर दिया, आयनिक फॉर्म में लिख दिया, तो सी की जगह CH4 की जगह C4- लिख दिया। अब मुझे पता है कि राइट साइड में ऑक्सीजन जो है यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, तो यार कोई फर्क नहीं पड़ना यहाँ पे, इसलिए -2 में लिख लिया। नहीं दिक्कत है इसमें तो भैया कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख लो O2 गिविंग O पे 2- प्लस। अब देखो O पे 2- यहाँ वाले केस में भी और यहाँ वाले केस में भी है, तो O पे 2- प्लस। अब ये देखो ये 4 ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किया होगा? तो भैया इसने 4 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, क्योंकि देखो एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन एटम अपने पास कितने चाहिए? 2 चाहिए, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन लिया होगा? 4 ऑक्सीजन एटम लिया होगा। तो इट्स योर चॉइस यार, तुम चाहो जैसे मन वैसे लिख सकते हो, इस हाफ फ्रैक्शन का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, बस आपके समझ पे है। समझ इतना कि कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस, पेयर बना के लिख लो, खेल खत्म। ठीक है, तो इट्स योर चॉइस, सिंपल योर चॉइस। कोई चाहो तो तुम यहाँ पे ये बोल सकते हो कि सर ये जो C का +4 लिखा है यहाँ पे O2 लगा के लिखूंगा तो भी सही है, मतलब C का -4 गिविंग CO2 तो भी सही है, इसमें भी कुछ गलत नहीं है, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल है, तुम जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। पॉइंट इतना सा ध्यान रखना कि जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो स्पीसीज आपके पास आनी चाहिए एक केस में, और एक केस में जो रिड्यूस हो रहा है वो आनी चाहिए। देखो यहाँ सेकंड केस में रिडक्शन वाली स्पीसीज आ रही है, और ऊपर वाले केस में ऑक्सीडेशन वाली स्पीसीज आ रही है, तो चॉइस आपकी, आपकी जैसे मन वैसे लिख सकते हो। अनुष्का बोल रही है कि बैलेंस करना जरूरी है कि नहीं है, तो देखो यार, देखो बैलेंस करना ऐसा नहीं है कि जरूरी है, ये कोई जरूरी नहीं है कि बैलेंस करके लिखो, लेकिन चूंकि अपन को बचपन से एक चीज सिखाई गई है कि रिएक्शन हमेशा बैलेंस रहती है, तो वो ज्यादा सही लगती है, ज्यादा सही रहती है, तो बैलेंस करके लिखोगे तो दैट इज मोर करेक्ट। बट ये इसका मतलब ये नहीं कि बैलेंस नहीं लिखा तो गलत हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपके मॉड्यूल में जो दिया वो बैलेंस करके दिया, इसलिए इसने किसी ने बोला, मुझे निधि ने बोला कि सर यहाँ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में दिया, लगा लिया इलेक्ट्रॉन, बैलेंस कर लिया, और क्या। ठीक है, चलेगा? कोई ऐसा जिसको अभी भी समस्या है तो हैंड रेज करो फटाफट। देखो ये पूरा थियोरेटिकल है, तुम जैसे मन हाफ रिएक्शन वैसे लिख सकते हो यार, आयन के फॉर्म में तो आयन के फॉर्म में लिखो, मॉलिक्यूल के फॉर्म में मन है तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखो, बेसिक सा फंडा गया है, ऐसे जान लो। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को आपको यूज करना है, अब उसके लिए जो सेट बनाओगे ना दो, वो दोनों सेट है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है, अगर ऐसे एक लाइन में मैं बोलूँ तो ये चीज है। ठीक है, चलो डन है? किसी को समस्या है फटाफट जल्दी बता दो, कोई ऐसा जिसको ये जादू हो गया? सेट बनाना है बस आपको, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, चलो बोलो आदर्श। अरे आ रहा हूं, एक एक करके आ रहा हूं, ठीक है, रुक जा, रुक जा भाई। चलो ठीक है, पहला हो गया, दूसरे पे आते हैं। किसी को दूसरे में समस्या है? चलो ठीक है, ऐसे 1 to 5 में जिसको इसको समस्या है मैसेज करो, 1 to 5, 1 से 5 तक में। हैंड रेज करो भैया, हैंड रेज करो। 3 5, 2 के डाउट आए हैं, सेकंड 2 3 5 के डाउट आ गए हैं, 4 भी आ गए, चलो यार सभी बता दो। चलो ठीक है, बता रहा हूं मैं सारे, ध्यान दो। आइडेंटिफाई द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन आर टेकिंग प्लेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, चलो भैया ऑक्सीडेशन नंबर अपने को पता है, खटाखट लिख लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है 0, यहाँ दिख रहा है 0, यहाँ दिख रहा है +1, यहाँ दिख रहा है -2, मतलब रिडॉक्स हो रहा है, क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का क्या हो रहा है भैया? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, मतलब पहला सही है। ठीक है, डन। दूसरे पे आओ, Fe+H2, Fe ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे इसका +3, ऑक्सीजन का यहाँ -2, इधर -2, लेकिन इधर हाइड्रोजन देखो तो ये 0 हो चुका है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन जो था लेफ्ट साइड में ये कितना था भैया? +1, और ये हो गया 0, ये हो गया +3। ठीक है, तो आयरन हो रहा है ऑक्सीडाइज और हाइड्रोजन हो रहा है रिड्यूस, रेडॉक्स है। Na+H2, ये 0, ये 0, ये +1, ये -1, रेडॉक्स है। NaOH+HCl, ये +1, ये -2, ये +1,
हाइड्रोजन यहाँ पे HCl में +1 -1 क्लोरीन। राइट साइड में देखोगे तो सबके ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सेम ही है। ध्यान दो भैया यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ। ओ भाई हट। देखो भैया ध्यान दो यहाँ पे, देखो यहाँ ध्यान दो, इसमें सोडियम +1, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, यहाँ +1, ये -1, ये +1, ये -1, ये +1, ये -2, ठीक है। देखो भैया ना ही कोई यहाँ पे किसी का ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज नहीं हो रहा है, सारे का ऑक्सीडेशन नंबर जो पहले थे वो बाद में भी हैं। ओके सिद्धांत, ठीक है फाइन। तो देखो भैया जिसके जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जो लेफ्ट में है, +1 -2 +1 +1 -1, ये +1 -1 +1 -2, मतलब किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि भैया ये अपने पास कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। H2 का +1 कहाँ लिखा मेरे भाई, कहाँ बोला H2 का +1, ठीक है। यहाँ देखो इसका 0 0 +1 -1, 0 0 +1 -2, 0 +1, हाइड्रोजन का यहाँ पे इसका +3, इसका 0। तो भैया ध्यान दो यहाँ पे इन सारे में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है, फर्स्ट A B C, लेकिन D में कोई ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज नहीं हुआ है। H2 का +1 थोड़ी, H2 का थोड़ी भैया, हाइड्रोजन का तो +1 ही होगा ना, दो हाइड्रो, अबे ऑक्सीडेशन नंबर किसका लिखते हैं, एक एटम का लिखते हैं ना मेरे भाई, तो हाइड्रोजन का तो +1 ही लिखेंगे ना। अरे मेरे भाई क्या समस्या है, बोल अनिमेश, ऑडियो ऑन करके बोल भाई क्या समस्या है, बोलो अनिमेश क्या समस्या है। सर वही पूछ रहे थे कि H2 का पूरा ये मॉलिक्यूल का लिखाता है कि एक एटम का। भाई मेरे, मैंने जब स्टार्ट किया ऑक्सीडेशन नंबर तब से बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम का डिफाइन होता है मेरे भाई, मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन नहीं होता है, ठीक है भैया। मैंने कब देखा मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हुए, कभी देखा है क्या, ऐसे मत किया करो यार, बहुत बहुत दर्द होता है यहाँ पे, ऐसे मत किया करो, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, कैलकुलेट एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, क्या समस्या है भैया इसमें, मैं सबका एवरेज लिख दे रहा हूँ, +1 -1/2, +1 -1, हमेशा एटम का लिखा था मेरे भाई, ध्यान रखना, +1 -1, यहाँ +2 -1, इसमें माइनस, सॉरी फ्लोरीन है ना, +2 -1, चलेगा। किसको इसमें समस्या है, बिल्कुल मैंने नोट्स में भी लिखवाया है यार, मैंने बार बार बोला है कि ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ एटम का डिफाइन होता है भैया, मॉलिक्यूल का नहीं डिफाइन होता, ठीक है। किसी को इसमें समस्या है, जल्दी बोलो, क्या बताओ रिया, अरे रिया बेटा बोलेगी तो क्या बताऊं, तब तो बताऊंगा मैं। सुनो, अनम्यूट करने का परमिशन सबको दे रहा हूं, लेकिन कोई बकर मारने के लिए अगर किसी ने अनम्यूट किया और मुझे दिख गया तो सोचना मैं क्लास से, ठीक है। अनम्यूट करने का परमिशन दे रहा हूं, जैसे कोई क्वेश्चन बता रहा हूं, कोई डाउट हो फटाक से अनम्यूट करो और बोलो कि सर ये कैसे हो गया, फटाक से अनम्यूट करके बोलो, लेकिन फालतू का अनम्यूट कोई नहीं करेगा, डाउट हो अनम्यूट करना, बोलना, फिर म्यूट कर देना, ठीक है। चलो, इसमें किसी को समस्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, सर क्वेश्चन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा, बोलो। सर डी में। डी में, बताओ किसमें समस्या है। सर ऑक्सीडेशन में आप लिखवाए थे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसमें क्लोरीन तो ऐड हो रहा है NaOH में, NH और ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि इसमें क्लोरीन ऐड हो रहा है जाके बाद में। अच्छा क्लोरीन किस में, Na में क्लोरीन ऐड हो रहा है, सही है। यस सर। अच्छा Na में पहले से क्या ऐड है बेटा, OH मुझे ये बताओ कि हाइड्रोक्साइड। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, ऑक्सीजन होता है सर।
एक इलेक्ट्रोनेगेटिव हट के उसके जगह दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया, तो क्या इसको एक्चुअल में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोल सकते हैं? तो हमको शायद नहीं बोल सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि देखो सिंपल सा, अब सिचुएशन क्या थी, मैंने क्यों वो सारे डेफिनेशंस लिखवाए थे, इसीलिए लिखवाए थे क्योंकि उन सारे डेफिनेशंस में क्या होता है ना कि उन सारे डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग जाओगे जो स्टार्ट में कि ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूवल और इलेक्ट्रोनेगेटिव का एडिशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का रिमूवल, तो वहाँ कंफ्यूजन होता है। तो मैंने फिर लास्टली क्या बोला कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, उससे चेक कर लो, सिंपल तरीका। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के मैंने चेक कर लिया कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है तो रेडॉक्स होगा, नहीं बदल रहा है तो नहीं होगा। सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख के चेक कर लिया, अपने को दिख रहा है कि कोई ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज नहीं हो रहा है, मतलब रेडॉक्स नहीं है। ओके सर। चलो ठीक है, तो यहाँ सर तक। हाँ जी बोलिए। सर जो प्री रीडिंग एक्सरसाइज उसका 6 नंबर। प्री रीडिंग का आता हूँ बेटा, पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं अपन, ठीक है? हाँ लास्ट में मेरे को बोल देना, लास्ट में याद दिलाना, ठीक है? पहले इसको कंप्लीट कर लें। प्री रीडिंग तो यार फर्जी फर्जी सा आता है, उस पर लास्ट में मैं आता हूँ, ठीक है? चलो ओके, डन है। ओ, चलो मैं चैट थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूँ, ठीक है? चलो तो फटाफट कर लेते हैं अपन, ठीक है? ध्यान दो यहाँ पे बोलता क्या है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सेकंड, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +4 +7 +6, एक बार चेक कर लेना यार गणित, +2। हाँ ठीक है, चलो डन है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं। बोलता क्या है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करो। चलो भैया कर लेते हैं फटाफट, कोई कष्ट नहीं है यहाँ पे, देखो करो यहाँ पे अरेंज। +2 +4 +3 +7 अरेंज कर लो। तो ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया अपने पास 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर। सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, +7 +1 -1 0, ठीक है? तो ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर, ठीक है? चलो तो ये हो गया, खेल खत्म। किसी को यहाँ तक समस्या नहीं है? कोई ऐसा है जिसको सर भैया? हाँ बोलो। सर वो 4 के फर्स्ट में MnOH3 का आपका +3 आया, मेरा +6 आ रहा है। अच्छा इसका +6 आ रहा है आपका, अच्छा आपका +6 आ रहा है, मेरा +3 आ रहा है, ठीक है बेटा? देखते हैं अपन, चलो मैं सबको हटा रहा हूँ। और किसी में तो कोई समस्या नहीं है ना भाई? इसको छोड़ के तो किसी में समस्या नहीं है, ठीक है? चलिए बेटा ध्यान देते हैं यहाँ पे, देखते हैं यार कि +3 आएगा कि +6 आएगा। चलो मुझे नहीं पता, Mn का मैंने x मान लिया। ऑक्सीजन मेरे पास 3 है और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, तो -2 × 3। हाइड्रोजन कितना होता है, +1, +1 × 3 = 0, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए बेटा, तो x - 6 + 3 = 0, तो x = +3 आ रहा है। दिव्या डन है? देख लो एक बार, यस सर। ठीक है? आपने क्या गलती किया? सर वो हाइड्रोजन का वो नहीं किए थे, वाह काउंट ही वेरी नहीं गुड। किए। क्यों? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, उसको भाव ही क्या देना, इग्नोर मार के चलो, है ना? चलो ठीक है, ओके सर। ओके नेक्स्ट पे आते हैं।
बोलता है कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, उसके अकॉर्डिंग इनका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। ठीक है, तो भैया चलो बता लेते हैं। इसमें इसका हो जाएगा -3, ठीक है, इसका हो जाएगा +3, ठीक है, इसमें 2 है तो 1 हो जाएगा। अच्छा ये केस तो सर मैंने आपको बताया भी था, बोलो। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को बोल। अरे मेरे भाई, स्ट्रक्चर एसिटिक एसिड का 10वीं क्लास में पढ़ाया था कभी? हाँ वो बना चुके हैं, बस आपको बोला था। ले भाई मेरे, मैंने बना दिया। ठीक है, ओके, चलो इसका हो जाएगा -3, इसका हो जाएगा +। ये तो क्लास में भी मैंने कराया ये क्वेश्चन, एसिटिक एसिड वाला। ठीक है, यस सर। हाँ, इसका हो गया एक का -4, 2 3 4, हाँ एक का हो गया -4, एक का हो गया 0। बट ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी केस भी था, ये मैंने आपको बताया था, H2O3 पे 2- वाला केस। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा इसका स्पेशल कहानी भी मैंने आपको समझा दिया था। मुझे नहीं पता कि आपके मॉड्यूल में क्या आंसर दिया, आई गेस सो कि -4 और 0 दिया होगा, आई गेस सो। ठीक है, चलो डन है। इस पे आते हैं, इसका आ जाएगा -3। सर इसका भी स्ट्रक्चर बना दीजिए। किसका? NH4, इसका अरे अमोनियम नाइट्रेट का। यस सर। हो गया, थोड़ा सा इसको साफ सुथरा बनाता हूँ, 1 मिनट को। सर चारों तरफ एच है ना? एक सेकंड हाँ, बना दे रहा हूँ मैं, रुक जाओ। ये रहा अमोनियम नाइट्रेट, H H H H, और नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव होता है। ठीक है, और नाइट्रेट होता है कुछ इस तरीके का, NO O पे माइनस। ठीक है, ये होता है नाइट्रेट। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट का स्ट्रक्चर बना दिया, थोड़ा है मेहनत करने वाला काम, बट ठीक है फाइन। अब देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव है, इस पे 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो कैसे लिखोगे भैया? एक पॉजिटिव, इस पे 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, बना लो यहाँ से। तो यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से -1, तो 4 -1, हाँ 4 -1 और 1 प्लस, तो सब मिला जुला कितना हो जाएगा? -3। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इधर खींच लेगा, तो इसके वजह से यहाँ पे एक और प्लस, यहाँ पे 2 प्लस, और यहाँ पे 1 प्लस, तो टोटल प्लस कितने हो गए? 5। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? +5। क्लियर है या किसी को समस्या है इसमें? जल्दी बोलो, कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है? डन है, स्ट्रक्चर क्लियर है? मतलब थोड़ा उर्दू फारसी में बनाया है मैंने, ड्राइंग बहुत अच्छी है मेरी। ठीक है, अच्छी मतलब वो सरकास्टिक वाला अच्छा था। ठीक है, तो किसी को ऐसा समस्या हो तो फटाक से बोल सकते हो। ठीक है, चलो डन है, तो कोई समस्या नहीं है, आगे आते हैं। ओ भाई हटना, छठा नंबर। यार बहुत लंबा सा क्वेश्चन दिया। ठीक है, बोलना क्या चाहता है? अच्छा, बोलता है कि इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, यही बताना है आपको। भैया चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं यार, फटाफट। हाँ बोलो। सर नेटवर्क वीक था, इससे पहले वाला क्वेश्चन देखे नहीं, एक बार स्लाइड नीचे कर दीजिए। वो तो डिलीट हो गया ना बेटा, तो यहाँ पे डिलीट करना पड़ता है, यहाँ पे रहता थोड़ी है, वो डिलीट हो जाता है, कोई फायदा नहीं नीचे करने का। मेरे को लास्ट में याद दिलाना, मैं बता दूंगा फिर से। अमोनियम नाइट्रेट वाला पंगा होगा ना, अमोनियम नाइट्रेट में बता दूंगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ओके। इसमें आते हैं फटाफट। देखो भैया ध्यान दो, यहाँ पे देखो, चेक करो कहानी कैसी है। पूछता क्या है कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ। देखो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, इसका हो गया -4, इसका हो गया 0, इसका हो गया +4, इसका हो गया +1। ठीक है, देखो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो -4 से ये +4 गया, -4 से +4 मतलब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कार्बन का। रिडक्शन किसका हो रहा है? देखो Cl2 0 था, और यहाँ पे Cl2 देखोगे तो ये -1 है। ठीक है, तो Cl2 यहाँ पे 0 था, मतलब Cl 0 था, Cl 0 से कहाँ गया? -1 आ गया, मतलब रिडक्शन किसका हो रहा है? क्लोरीन का। सर ये रिडक्शन थोड़े रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसमें क्लोरीन और उसमें कार्बन होता है ना। दिस इज ऑक्सीडाइज्ड,
मुझे एक बात बताओ, जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों में फर्क है कि नहीं है, ये बताओ मेरे को। अंग्रेजी को ध्यान दो जरा। यस सर, समझ गए समझ गए। ठीक है, अंग्रेजी क्या बोल रहा है, जो ऑक्सीडाइज हुआ है। ये नहीं पूछा कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो ऑक्सीडाइज हुआ या जो रिड्यूस हुआ। ठीक है यार, देखो बहुत अच्छे लोग हैं यार ये लोग, देखो कितने अच्छे लोग हैं कि अगर ऊपर वाला भी एग्जांपल देखोगे तो समझ में आ जाएगा। भैया ये 0 है और ये +3 है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसको किस में लिखा है, एल्यूमिनियम में यहाँ पे लिखा है। मतलब अपने को क्या था कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको यहाँ लिखना है, जो रिडक्शन हो रहा है उसको यहाँ लिखना है। ठीक है, हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन लॉस पे आते हैं अपन आगे। ठीक है, ये H2S की कहानी है भैया। यहाँ H2S को देखो तो यहाँ सल्फर है -2, यहाँ सल्फर है लड्डू। मतलब सल्फर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। Cl2 जो था ये है 0 और ये है -1, तो Cl क्या हो रहा है, रिड्यूस। यहाँ देखो, यहाँ पे अपने को अगर ध्यान दोगे तो यहाँ Sn जो है, ये Sn जो है ये +2 में है और यहाँ पे +4 में है। ठीक है, तो +2 से +4 मतलब Sn क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। और यहाँ पे Hg जो है ये +2 में है और यहाँ +1 में है। ये Hg के साथ कहानी थोड़ी है कि, ओ भाई आजा, यहाँ पे देखो Hg2 यहाँ पे है क्या, HgCl2। ठीक है, तो Hg को अगर x मानोगे और Cl को -1 मानोगे तो अपने पास क्या हो गया भैया, यहाँ पे कहानी कि Hg जो है ये यहाँ पे +1 में है और राइट साइड में देखोगे तो ये +2 में है। ठीक है, तो Hg क्या हो रहा है, सॉरी माइनस क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया यार, सॉरी। ये +2 में है और ये +1 में है। ठीक है, तो Hg क्या हो रहा है अपने पास, रिड्यूस हो रहा है। लास्ट वाले में जिंक 0 था, यहाँ पे +2 है, मतलब जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। कॉपर 0 है और कॉपर, सॉरी कॉपर यहाँ +2 है, क्या लिख रहा हूँ यार, कॉपर +2 यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस। ठीक है, अब अपने को बोलता है कि भैया इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस लिखना है आपको। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस लिखने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, सबसे बेस्ट तरीका क्या है। ठीक है, इतने में किसी को समस्या है तो मुझे फटाफट बता दो। कोई ऐसा है जिसको इतने में समस्या है? नो सर, इलेक्ट्रॉन वाला बताइए। आदर्श रुक जा। कोई ऐसा है जिसको इतने में समस्या है तो मुझे पहले बता दो कि सर समस्या समझ में नहीं आया, जल्दी बता दो। कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है तो बता दो, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा। चलो ठीक है, वरना थोड़ी देर बाद बोलोगे सर समस्या था समझ में नहीं आया। चलो डन है। देखो इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस लिखने का एक बेस्ट जो चलो ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस लिखने का जो एक सबसे बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि हाफ रिएक्शन लिख लो। हाफ रिएक्शन लिख के तुम लिख सकते हो, वहां पे जो हाफ रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन डालते हो वो सिंपली गेन और लॉस की जगह पे यूज कर सकते हो। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को आप फाइनली हाफ रिएक्शन लिखते हो कैंसिल करते हो वो दूसरा तरीका है, थोड़ा अलग बताता हूँ। जो रिएक्शन देख के आप सिंपली कर सकते हो क्या है, यहाँ पे देखो ये रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लो। तो हमेशा बिना बैलेंस के ये काम कभी मत करना, रिएक्शन को पहले बैलेंस करो। बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 कार्बन 4 क्लोरीन, 4 क्लोरीन अच्छे लोग हैं, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, नहीं कुछ गड़बड़ है क्या, सॉरी 8 क्लोरीन और यहाँ पे 4 क्लोरीन, तो 8 क्लोरीन हो गया, डन है। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब जब रिएक्शन बैलेंस्ड है ना, तो अपने पास लिखने का जो बेस्ट तरीका वो क्या है कि जो भी कोई एक को पकड़ लो, या तो जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा था उसको पकड़ लो या जो रिड्यूस हो रहा था उसको पकड़ लो। ठीक है, सिद्धांत बोल रहा है कि गेन और लॉस लिखेंगे अगर आयन इलेक्ट्रॉन से तो कैसे लिखेंगे बेटा, मैं गेन या लॉस आयन इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडाइज वाले पेयर को पकड़ोगे या रिड्यूस वाले पेयर को पकड़ोगे, तो ऐसा नहीं है कि किसी इन दोनों में से किसी एक को पकड़ना है। सुनो, जो इलेक्ट्रॉन कैंसल करते हो ना उसको पकड़ना है। दोनों को जब ऐड करते हो तो जितना इलेक्ट्रॉन कैंसल होता है उसको पकड़ना होता है, चाहे वो ऑक्सीडाइज वाला ले लो या रिड्यूस वाला ले लो, दोनों का नंबर सेम ही होता है वहां पे, तभी तो वो कैंसिल होते हैं ना। तो जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होता है उसको पकड़ना होता है। ठीक है, चलो नहीं समझ आया, बता दूंगा, रुक जाओ। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले इसको समझो। ये कार्बन जो था, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है -4। ठीक है, यहाँ पे कार्बन का है +4, कोई एक को पकड़ लो। क्लोरीन का है यहाँ पे 0 और यहाँ पे है, किसी में यहाँ पे लो या यहाँ पे लो -1 है। ठीक है, तो अपने को करना ये है कि जो ऑक्सीडाइज हो रहा है या तो उस स्पीसीज को पकड़ लो या जो रिड्यूस हो रहा है उसको पकड़ लो, खेल खत्म हो जाएगा। कार्बन -4 से +4 गया, एक कार्बन एटम -4 से +4 गया है, मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया भैया, 8 इलेक्ट्रॉन को।
4 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तो 0 हो गया होगा चार्ज, 4 और लूज किया तो +4 हो गया। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया होगा? 8 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया होगा। कार्बन एटम अपने पास है कितना? तो भैया एक ही है। तो पूरे रिएक्शन को दिख रहा है कि एक कार्बन एटम लेफ्ट में और राइट में भी एक ही कार्बन एटम है। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का पूरा एक्सचेंज हुआ होगा कार्बन एटम की वजह से? तो भैया 8 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ होगा, क्योंकि कार्बन एटम एक ही है। अगर 2 होता तो 16 हो जाता, 3 होता तो अपने पास उसके अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो जाती। ठीक है, तो एक कार्बन एटम है, एक ने 8 का एक्सचेंज किया, काम खत्म। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो गया? 8। चलेगा। ऊपर वाले में समझा देता हूँ, देखो ध्यान दो। यहाँ पे एल्यूमिनियम यहाँ पे 0 था और यहाँ पे +3 है। तो भैया एक एल्यूमिनियम की वजह से कितने का चेंज हुआ है? तो भैया देखो, एक एल्यूमिनियम +3 जब बन रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है? 3। 0 to +3 जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 3। टोटल एल्यूमिनियम है कितना मेरे पास? 8। तो कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेगा भैया? 8 × 3 मतलब 24 इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास कितना हो गया भैया? 24 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। चलेगा। मुझे फटाफट बता दो किसको किसको समस्या समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो। बोलिए दिव्या, ऑडियो ऑन करके बोलो, क्या समस्या है? सर हम लोग इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट? कोई भी जो, बस ये ध्यान रखना, या तो वो ऑक्सीडाइज हुआ हो या रिड्यूस हुआ हो, उनमें से कोई एक पकड़ लो। चलो मैं ऊपर वाले में दोबारा एक दूसरा लेके समझा देता हूँ। सर एक सेकंड रुक जा। Fe यहाँ पे +3 में है, सॉरी +4 में है। अरे नहीं यार, +3 +4 में क्या ही बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे 4/3, ये तो ये हो गया अपने पास 8/3 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो यहाँ 8/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे Fe जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है 0 में। ठीक है, तो भैया ये कितने का चेंज हो रहा है? ठीक है, यहाँ 8/3 में है और ये कितना अपने पास है? Fe यहाँ पे कितना जा रहा है? 0 जा रहा है। तो 8/3 से 0 जा रहा है, मतलब कितना इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा? ऑक्सीडेशन नंबर इसका देखो कैसे चेंज हो रहा है भैया, ध्यान दो। तो Fe का पहले ऑक्सीडेशन नंबर था +8/3, एवरेज बात कर रहा हूँ, और ये Fe का हो गया 0। मतलब कितना इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा? तो भैया इसने गेन किया होगा +8/3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया होगा। अब एक एटम जो है वो 8/3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। टोटल एटम लेफ्ट में है कितने? 3। यहां से देखो 3 और ये 3, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, कितने एटम हो गए? 9 एटम हो गए। Fe3O4 में 3 एटम, और ऐसे Fe3O4 कितने हैं अपने पास? 3 हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसने कितना गेन या लूज किया? तो भैया इसने गेन किया था, कितना किया? तो 8/3 एक की वजह से आया, और टोटल 9 है 3, तो ये कितना हो गया? 24। तो मतलब क्या हुआ कि भैया Fe की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ? 24 का। किसी एक को पकड़ लिया, चाहे Fe को पकड़ते तो भी 24, एल्यूमिनियम को पकड़ा तो भी 24, खेल खत्म। अब बोलो किसको समस्या है? सर बोल रहे थे सर, जितना गेन या लॉस हो रहा है हाँ, उसको रिएक्टेंट साइड वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। इससे जैसे एल्यूमिनियम का सर 8 को सर इधर लॉस हो रहा था सर, 3 का तो मल्टीप्लाई किए हैं तो हाँ, 24 आया है। हाँ, वही करेंगे ना हर जगह। एक सीधे वो सिंपल सा एक एटम का एक्शन, एक एटम, मुझे मतलब मैं नहीं समझ रहा कि तू रिएक्टेंट साइड में क्या चीज बोलना चाहता है। आई गेस कोफिशिएंट बोलना चाहता है ना आदर्श? हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो ऐसे बोल लो कि एक एटम का कितना एक्सचेंज हुआ वो लो, और मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स कर लो, काम खत्म। यहाँ एक Fe ने कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया? तो 8/3 का किया। 8/3 ले लिया, पहले चार्ज उसका था +8/3, बाद में 0 हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन लिया? 8/3 इलेक्ट्रॉन लिया। तो एक Fe ने 8/3 इलेक्ट्रॉन लिया। टोटल Fe है कितने अपने पास? तो 9 है, तो 9 × 8/3 24। ठीक है, ओके सर। हाँ देखो थोड़ा सा ये हो सकता है समस्या दे, रुको मैं एक बार फिर से इसको समझा ही देता हूँ यार दोबारा से। सर कोई शॉर्ट ट्रिक है? फिलहाल के लिए नहीं है, आगे जाके फिलहाल के लिए नहीं है, भविष्य में हो सकता है आपके जीवन में आए, बट फिलहाल के लिए नहीं है। फिलहाल में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो, यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ। Fe का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट में देखो Fe का कितना है। अच्छा देखो इसमें क्या है, क्या अच्छा देखो यहाँ पे किया ही हुआ यार, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। Fe लेफ्ट में +8/3 था, ठीक है, लेफ्ट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 8/3 था। राइट में कितना है Fe का? तो भैया राइट में अगर Fe का देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। +8/3 से 0 कब जाएगा? जब इसने 8/3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा,
क्योंकि -8/3 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, -8/3, ये क्या हो जाएगा 0। तो एक Fe की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है भैया, तो एक Fe एटम की वजह से 8/3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। टोटल Fe एटम लेफ्ट में है कितने, तो Fe3O4 अपने पास 3 है, और Fe3O4 अपने पास 3 है, Fe3O4 का मतलब क्या हुआ, एक Fe3O4 में 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 3 स्पीसीज, तो टोटल अपने पास कितने, एक Fe3O4 का मतलब हुआ 3 Fe एटम, और ऐसे Fe3O4 कितने हैं 3, तो टोटल Fe के कितने एटम हो गए 9, तो 8/3 इंटू 9, ये हो गया 3, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 24 का एक्सचेंज। ठीक है, चलो आगे आते हैं। यहाँ देखो H2S में सल्फर -2, यहाँ पे सल्फर 0, बैलेंस है क्या, बैलेंस है, खेल खत्म। -2 से 0 गया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया, 2 का किया। यहाँ ध्यान दो, यहाँ Sn जो था ये +2 में था, किसी एक को पकड़ सकते हो यार, कोई मना नहीं है, जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हुआ हो किसी को भी पकड़ लो, अपने को कोई मना नहीं है, ऑक्सीडेशन वाले को पकड़ो, रिडक्शन वाले को पकड़ो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, ये +2 से +4 गया, +2 से +4 कब जाएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, और Sn लेफ्ट में भी एक ही एटम है, राइट में भी एक ही एटम है, तो +2 से +4 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, 2 का। जिंक को देखो, यहाँ जिंक कितना है, 0 है, यहाँ पे क्या है +2, 0 से 2 +2, कितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए होंगे, 2 लूज किया होगा। मुझे फटाफट बता दो, इतने में किसी को समस्या है तो, समझ में नहीं आया हो अगर कोई ऐसा है भैया, कोई ऐसी जनता है जिसको ये बाउंसर चला गया है, क्लियर है, चलो ठीक है। ओ भाई कहाँ गया, अच्छा यहाँ है, डन है, चलो। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली जो आपका इसका मोर कॉन्सेप्ट का जो डिस्कशन रहेगा वो कल रात को रखूंगा, हो सकता है कल रात को 8:30 बजे या 9 बजे के आसपास रखूं। किसी को समस्या हो तो अभी बता देना, मुझे मैसेज करके, लास्ट में बता देना मैसेज करके किसी को समस्या हो तो, संडे के बजाय कल रात को, आज फ्राइडे है ना, हाँ, ठीक है। आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर, भैया ये तो मैंने आपको पूरा टेबल ही लिखवा दिया है, मतलब समझ लो, हो सकता है बहुत लोगों को मतलब ही समझ में नहीं आया। ये ग्रुप 1 है, ये 2 है, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है। अब आपको पता है, सबका लिख सकते हो, लिख दे रहा हूँ, +1 +2 मैक्सिमम पूछा था, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है यार। आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है भैया, तो इसका तो +1 या 0, इसका +2 या 0, मतलब 0 to +1 बेसिकली ऐसे लिखना चाहिए था, या 0 to +2, ठीक है। तीसरे वाले का भैया कितना होगा, तो तीसरे वाले का ध्यान दोगे तो ये क्या होता है, 0 to +3। फोर्थ वाले में ध्यान दो तो ये होता है -4 to +4। कार्बन को देख लो भैया, ये क्या है, नाइट्रोजन है, पांचवे में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का -3 to +5। बेसिकली देखो करना कुछ नहीं है, पहले इनका लिख लो वैलेंसी, और बाद में इसका लिख लो जो नंबर ऑफ, मैंने ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम बताया था वो, या ऐसे समझ लो कि भैया जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स था वो उतना ही निकालोगे ना, तो ही तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। इसमें 5 +5 क्यों मैक्सिमम आएगा, क्योंकि भैया 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन आप निकाल नहीं सकते, तो +5 मैक्सिमम होगा। इसमें 3 दे दोगे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो -3 इसका मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। इसका -2 और +6, इसका -1 +7, ठीक है। या तो रट्टा मार जाओ या थोड़ा लॉजिक लगा के समझ जाओ ऐसे, ठीक है। चलो भैया नीचे आते हैं। चैट बॉक्स है। हाँ जी बोलो, इसमें किसको समस्या है, ओ तो ये क्या हो गया, कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क का नहीं है। 2 में है किसी को, नहीं है। 3 नहीं है। 4 सर बोलिए। सर थर्ड का फोर्थ बता दीजिए।
थर्ड का फोर्थ बता दो। Br3O8 का बेटा तो स्ट्रक्चर ही मैंने बनवाया था, याद करो, एक जेई का क्वेश्चन मैंने करवाया था। एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन याद है? BrO इस तरीके से क्वेश्चन करवाया था, याद आया? याद आया दिव्या? यस सर, अब हो जाएगा? यस सर, रहने दीजिए। चलो ओ भाई क्या हो रहा है ये? क्वेश्चन नंबर 5 किसी को समस्या? शिवानी बोल रही है 5, लिस्ट ऑफ कंपाउंड इन विच क्लोरीन एग्जिबिट -1 to +7। क्या है यार, ये क्या है? लो लिख देता हूं मैं, ये तो आपको याद हो जाएगा जब आप पी ब्लॉक पढ़ोगे तो, ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो HCl -1, Cl2 0, NaOCl +1, NaOCl2, एक मिनट, +7 तक बोला है ना? थर्ड वाला कहाँ +1 हो गया, +2 पे आते हैं। ClOH, ठीक है, इसको बोलते हैं HOCl2, ठीक है, या NaOCl2, दोनों ही चलता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। +2 स्ट्रक्चर बना कर दे दे रहा हूँ। Cl +2 क्या, एक मिनट को कहाँ का बोला सारे, रुक जा एक मिनट। +1 तक हो गया, +2 ClO, थर्ड वाला ClOOH +3, ClOOH +4। सर बोल भाई। क्लोरीन और ऑक्सीजन तो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है क्या? अच्छा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है बेटा पूरे पीरियोडिक टेबल का? नहीं पता। भाई मेरे देख, मैंने लिखवाया है, मैंने टेबल बनवाया है मेरे भाई, ध्यान दे। फ्लोरीन सबसे बड़ा नालायक, फिर ऑक्सीजन, फिर इसके बाद आता है नाइट्रोजन, और क्लोरीन लगभग बराबर होते हैं। तो भाई ऑक्सीजन और क्लोरीन में कौन ज्यादा ताकतवर है? ऑक्सीजन है। यस। हाँ, ठीक है, ये हो गया +4, ये हो गया +5, ये हो गया +6, ये हो गया +7, ठीक है। चलो क्या बोलता है, वाई डज द सेम रिडक्टेंट थायोसल्फेट? क्या ये क्वेश्चन किसी का है क्या? क्वेश्चन नंबर 6? यस सर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 के साथ एक रीजन Yes, है, वो sir. रीजन बस, ठीक है मैं समझ गया, बहुत कष्ट है। बोलता है क्या है कि भैया I2 डाले हो तो आपका ये I माइनस गया है, और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो ये ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? तो ये पहले यहाँ पे देखो, ये ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहा होगा? ये ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा होगा -6.2, तो -2। यहाँ पे एवरेज निकालोगे तो -2 आएगा, और यहाँ पे एवरेज निकालोगे तो -2.5 आ रहा है क्या? देखो तो, नहीं, देखो तो ये कितना आ रहा है, निकाल के बाद कैलकुलेट करो तो इसको जल्दी। 12 2 गया 10, 10/4 सर +2 होगा और +2.5 होगा ना, 2.5, और ये और उसमें हाँ ठीक है +2। हाँ ये +2, ठीक है, तो +2 ये +2.5 हो रहा है, ठीक है।
और देखो यहाँ नीचे वाले में देखोगे तो ये +2 से ये +6 जा रहा है। बोलता क्या है कि भैया ब्रोमीन के वजह से ये +6 क्यों चला गया जबकि आयोडीन की वजह से तो +2.5 ही गया। तो देखो रीजन इसका ये होता है कि चूंकि ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है, इसलिए उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा ऑक्सीडाइज कर पाता है इन कंपेरिजन टू आयोडीन। तो आयोडीन ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, इसलिए +2 से +2.5 ही भेज पाता है। लेकिन चूंकि ब्रोमीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर हाई होता है, इसलिए वो उसको +2 से उठा के +6 तक भेज सकता है। क्लोरीन का भी हाई होता है, वो भी +2 से +6 भेज सकता है। फ्लोरीन तो भैया सबका पप्पा जी है, वो तो दुनिया में किसी को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा ये है कि आयोडीन उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग ब्रोमीन है। ठीक है, सर चैट बॉक्स क्या बोलना चाहता भाई? रेवांश, हाँ ठीक है, रेवांश ने जो आंसर दिया बिल्कुल वही बात हुआ ना कि ब्रोमीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर हाई है और आयोडीन का क्या होता है, लो होता है। ऐसे समझ सकते हो। देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर का थोड़ा सा मैं आपको मेथड समझा देता हूँ। कभी भी किसी टेबल में ऊपर से जब नीचे आते हो तो ऑक्सीडाइजिंग पावर घटता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। यार ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से कैप्चर नहीं करेगा, आसानी से नहीं लेना चाहेगा, साइज बड़ा है। लेकिन ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। बचपन में सिखाया जाता था मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो ऊपर से नीचे आते थे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता था, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज आसानी से करेगा, आसानी से लूज करेगा मतलब आसानी से ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, लेकिन ऊपर से नीचे आ रहा है तो आसानी से गेन नहीं करेगा। गेन नहीं करेगा मतलब आसानी से रिड्यूस नहीं होगा। आसानी से रिड्यूस नहीं होगा मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो ऐसे कह सकते हो कि ऊपर से नीचे आने पे खुद के ऑक्सीडाइज होने की कैपेसिटी बढ़ती है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो कि खुद की ऑक्सीडाइज होने की कैपेसिटी बढ़ती है और रिड्यूस होने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ऊपर से नीचे आने पर आसानी से रिड्यूस नहीं होता, इसलिए यहाँ पे आयोडीन जो है वो आसानी से तो रिड्यूस नहीं होता है, लेकिन ब्रोमीन जो है वो आसानी से रिड्यूस हो जाता है। तो आसानी से रिड्यूस होगा तो आसानी से ऑक्सीडाइज भी करेगा। अगर आसानी से ऑक्सीडाइज करेगा तो भैया ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज भी बड़ा आएगा। ठीक है, चलेगा? डन है? चल, अच्छा ये सेकंड तो नहीं दिया था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 किसी को समस्या है? 2 बता देते। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और अरे बेटा 3। रुक जा, वन में किसी को समस्या है तो पहले बोलो। 1 में कोई ऐसा जिसको समस्या है? नहीं है। 1 वाले बोलो। 2 में समस्या है? चलो ठीक है। बोलता क्या है कि ओ भाई साहब ऊपर आ जा, रुक जाओ 2, रुक जाओ अभी 2 के बारे में रुक जाओ थोड़ा सा। अभी मैंने लास्ट क्लास में इक्विवेलेंट वेट बताया है तो अभी रुक जाओ। फिर 3 भी है। हाँ रुक जाओ इक्विवेलेंट, हाँ ठीक है रुक जाओ, कोई बात नहीं। इक्विवेलेंट वेट वाला रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी लास्ट क्लास में बताया तो अभी सही हम रख लो। इक्विवेलेंट वेट वाले क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं हो, अभी लास्ट क्लास में बताया था तभी इस पे क्वेश्चंस कर लो। 4 में समस्या नहीं है, 5 में समस्या नहीं है, 6 में समस्या नहीं है, 7 नहीं हुआ होगा छोड़ दो, 8 भी छोड़ दो। 7 8 भी नहीं हुआ है। हाँ 8 नहीं हुआ होगा, रुक जाओ। अरे वो अभी इक्विवेलेंट वेट नहीं बताया ना पूरा, रुक जाओ। लेवल सॉरी होमवर्क का 1 नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सर 2 का आंसर नहीं है। अरे भाई रुक जा इक्विवेलेंट वेट नहीं बताया मैंने। इक्विवेलेंट वेट के डाउट के लिए परेशान नहीं हो, मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। बस बैलेंसिंग पे देखो, कोई बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन तो नहीं अटका है ना? बैलेंसिंग या ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा कुछ हो? हाँ चलो ठीक है। 4 नंबर। 4 नंबर में क्या समस्या है भाई? ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। बेटा ये तो बताया नहीं, तो मैंने क्लास में सर कराया था। इसका आंसर डी होगा, लेकिन बुक में डी नहीं दिया है। which of the following oxidizing as well as reducing agent? SO2 ठीक है, H2O2 ठीक है, H2S ठीक है। बेटा जी मेरे को एक बात बताइए आप,
H2S में सल्फर का -2 है, -2 से क्या ये नीचे जा सकता है क्या कभी? सल्फर का तो मिनिमम होता है ना -2, यस सर। तो मिनिमम सल्फर का जब -2 मिनिमम होता है, इससे नीचे नहीं जा सकता है, तो भैया ये बताओ कि ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे काम करेगा, मुझे ये बता दो। नहीं काम करेगा ना, ये सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, क्योंकि सल्फर का रेंज कहाँ है, अभी जस्ट भी तो बताया था ना, -2 to +6, तो अपने मिनिमम पे है। और क्या बोलता है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जैसा दोनों कब काम करता है, जब कहीं बीच में हो, ना ही मिनिमम हो ना ही मैक्सिमम हो, बीच में हो, तब जाके वो ऑक्सीडाइज भी हो पाएगा और रिड्यूस भी हो पाएगा। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा ना आपका। यस सर, समझ गए। सर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अभी बता दिया ना, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कैसे निकालते हैं बेटा, आप कर सकते हो। तान्या, किसका था क्वेश्चन यार, मैंने नहीं देखा, एक मेरे को देखने दो किसका था। अब कर सकते हो तान्या, मैं बताऊं सॉल्व करके, अभी ये बताओ मेरे को। हो जाएगा सर। अभी बताया था ना कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, लगा लो। ठीक है सर चलो ठीक 6। बैलेंसिंग कर लो, कोई बात नहीं, इक्विवेलेंट रेट पढ़ा लेने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, इक्विवेलेंट 6 नंबर। इक्विवेलेंट पढ़ा लेने दो। ऐसे तो ये ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है, बट एक बार इक्विवेलेंट पढ़ा लेने दो, छोड़ दो इसको, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इक्विवेलेंट बेस्ड, ज्यादा क्वेश्चन है इसके। ठीक है, चलो डन है। कितना टाइम हो गया यार, बहुत लंबा टाइम लग गया डिस्कशन। चलो ठीक है, ओके, तो अब अपन आते हैं भैया इक्विवेलेंट पे। चलो, तो अब अपन बात करते हैं, लास्ट क्लास में मैंने इक्विवेलेंट वेट बताया था। क्या था इक्विवेलेंट वेट भैया? इक्विवेलेंट वेट का आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया था कि भैया इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, उसकी फीलिंग वाली जो चीज होती है, मैंने वो सब कुछ समझा दिया था। तो अपन फटाफट देखते हैं भैया कुछ क्वेश्चंस को, जिसको इसको नहीं याद है मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला मैंने जो बताया था वो बताया था आपको कि अगर रेडॉक्स हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है, तो जो भी आपके पास ऑक्सीडेशन हुआ तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, और कुछ भी नहीं है, तो दिस इज सिंपली चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब डेल्टा ओ एन। ठीक है, अगर एसिड हो गया तो उसके लिए क्या हो गया, मोलर मास बाई एन फैक्टर, वो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, तो H प्लस एक्सचेंज, जितना H प्लस का एक्सचेंज हुआ वही हो जाएगा आपके पास एन फैक्टर। ठीक है, और अगर आपके पास बेस हुआ तो मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, इसके लिए भी यही होता है, बस यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा, OH माइनस एक्सचेंज। ठीक है, कुछ ऐसे भी एसिड और बेसिस हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। समस्या ये है कि हमें उनके बारे में पता नहीं होता कि वो कितने H प्लस एक्सचेंज करते हैं और क्या करते हैं, तो कुछ का मैं कॉमन एन फैक्टर लिखवा देता हूँ जिसको ध्यान रखना। ठीक है, रेडॉक्स में तो अपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर सकते हैं, बट कुछ कॉमन एसिड और बेसिस ऐसे हैं जिसके एन फैक्टर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। कॉमन एसिड्स विथ एन फैक्टर। ठीक है, तो चलो भैया मैं लिखते चलता हूं, ध्यान देना इसको। HCl एन फैक्टर 1, H2SO4 2, HNO3 1, H3PO4 3, ये ध्यान रखना, अब देखो जो आने वाला है, H3PO3 2, H3PO2 1। ठीक है, तो ये क्या है? COOH एसिड्स है मेरे भाई 1, H2C2O4 2, ये कुछ कॉमन, हाँ एक और है H3BO3, ये आपके पास हो जाएगा 1। ये कुछ ऐसे एसिड्स हैं, रुक जा संयम रख, कुछ ऐसे एसिड्स हैं जिनका मैंने एन फैक्टर दे दिया कि भैया इनका एन फैक्टर क्या होता है। हाँ यार मैं वॉइस बंद कर दो, एक मिनट रुक जाओ। हाँ,
कुछ ऐसे हैं जिनका एन फैक्टर मैंने दे दिया है कि भैया इनका एन फैक्टर क्या होता है एसिड्स का। इनके नेम पे अभी मत जाना कि भैया इनका नाम क्या होता है, इस पे मत जाना कि भैया इनका नाम क्या है नहीं है। इनका नाम जब आप पढ़िएगा पी ब्लॉक, जैसे ये फास्फोरस के जो 3 एसिड्स हैं, जब आप पी ब्लॉक पढ़िएगा तो इनका नाम आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप परेशान नहीं होइए, नाम अगर कहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी इन एसिड्स का ध्यान रखना। ये एक है, इसको एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखना। दिस इज नोन एज बोरिक एसिड। अगर याद हो तो भैया इसको कहीं यूज करते हैं कैरम बोर्ड, जब खेलते हो तो कैरम बोर्ड में जो पाउडर यूज होता है दैट इज बोरिक एसिड पाउडर। ठीक है, तो ये कुछ एसिड्स हैं जिनका एन फैक्टर मैंने आपको लिख के दे दिया है। ठीक है, इन एन फैक्टर्स को आप रट्टा मार जाना, ध्यान रखना। ठीक है, अब बोलो किसको समस्या था, जल्दी बोलो। कोई ऐसा जिसको समस्या था, जल्दी बोलो, बोलिए निधि। सर वो क्या लिखे हैं, H2C2O4 लिखे हैं या C3O4? चेंज कर दो, रुक जाओ। H2C2O4, ठीक है। चलो तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ एसिड्स हैं जिनका एन फैक्टर मैंने आपको लिख के दे दिया। ठीक है, चलो कुछ बेसिस पे आते हैं फटाफट। NaOH, KOH, CSOH, LiOH, सबका होता है 1। ठीक, CaOH ट्वाइस, BaOH ट्वाइस, इन सबका होता है 2। ये सब अपने को पता है। ठीक है, FeOH थ्राइस, AlOH थ्राइस, इसका होता है 3। ठीक है, जो थोड़े ऊट पटांग से बेस है मैं उनका लिख दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना। NH4OH, NH3, ये दोनों ही एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इन दोनों का एन फैक्टर होता है 1। ठीक है, एनिलीन, फॉर्मूला होता है इसका C6H5NH2, इसका भी एन फैक्टर होता है 1। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन बेसिस हैं जो आपको हो सकता है दिख जाए क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि भैया उनका एन फैक्टर क्या होगा, तो आप ऐसे बता सकते हो कि भैया इनका एन फैक्टर ये होता है। ठीक है, तो कुछ कॉमन बेसिस का मैंने एन फैक्टर बता दिया, कुछ कॉमन एसिड्स थे उनका मैंने एन फैक्टर आपको बता दिया। बाकी भविष्य में जैसे जैसे आते जाएंगे उसके बारे में अपन डिस्कशन करते रहेंगे। नॉर्मली ऐसे ध्यान रख लो कि भैया एसिड्स में जो नंबर ऑफ H+ जो लूज करता है दैट इज सिंपली उसका एन फैक्टर। ठीक है, और बेसिस के लिए जो नंबर ऑफ OH- लूज करता है। ठीक है, इस चीज का एक और भी नाम है, इसको बोलते हैं, इस एन फैक्टर को बोलते हैं, जो बेस के लिए एन फैक्टर लिखते हैं इसको बोलते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। ये बड़ा उटपटांग सा चीज है, एसिडिटी ऑफ बेस, मतलब बेस के लिए बताते हैं कि उसकी एसिडिटी कितनी है। ठीक है, और यहाँ पे जो एसिड के लिए एन फैक्टर लिखते हैं इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, इसको बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड और इसको बोलते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं है। एन फैक्टर क्या बोला भाई मेरे सर, एन फैक्टर वाले में फर्स्ट बेस में क्या लिखा है, NaOH है मेरे भाई। यार इसको मत भूलो यार, ये सिंपल से इतना प्यारा सा तो लिखा है यार, मतलब इतना भी गंदा नहीं लिखा, इतना लायक हो। लो ठीक है, तो ध्यान रखना कि एसिड ये, अच्छा ये MgOH ट्वाइस है मेरे भाई, MgOH ट्वाइस। ठीक है, चलो मैं बोल तो रहा हूं ना साथ साथ में, ध्यान दो। बोलता क्या है कि बेसिसिटी ऑफ कॉमन जो बेसेज हैं उसका जो एन फैक्टर होता है उसको बोलते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। तो कहीं आपको लिख दिया ना कि कोई बेस दे दिया, बोल दिया उसका एसिडिटी 2 है, तो मतलब समझ लो उसका एन फैक्टर क्या है, 2 है।
कोई ऐसा एसिड दे दिया जिसका बोलता है कि उसका बेस बोला था क्या पहले, अच्छा ठीक है, कोई एक ऐसा एसिड दे दिया जिसका बोला कि भैया उसका बेसिसिटी है 5, तो मतलब समझ लो उसका एन फैक्टर कितना है, 5 है, ठीक है, चलेगा। तो ये कुछ आपके पास कहानी है एन फैक्टर से रिलेटेड, ठीक है, डन है। लो, मतलब मैं बोलते चल रहा हूँ उससे मतलब नहीं है सर, ये मास्टर जी ने क्या लिखा है उससे मतलब है, क्या है यार, क्या करते हो यार, थोड़ा भावना नहीं समझते हो तुम लोग, चलो ठीक है। एनीवे, तो ये आपके पास हो गया एनिलीन में क्या लिखा है, ले भाई बहुत समस्या है, बहुत समस्या है जीवन में। एक तो ये छोटा स्क्रीन, ऊपर से ये दिखता नहीं, ऊपर से सर ये नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। देखो C6H5NH2, ठीक है, 1, ठीक है। चलो, तो ये आपके पास कहानी हो गई एन फैक्टर की। भैया थोड़ा जूम कर सकते हो यार, तुम्हारे फोन में तो ऑप्शन होता है ना जूम करने का, जूम कर लो, इतना मैंने तो कर ही लो। तो ये आपके पास कहानी हो गई एन फैक्टर की। भैया एन फैक्टर कैसे लिखते हैं, क्या कैसे कैसे इनका कैलकुलेट करते हैं, कुछ कॉमन का एन फैक्टर। अब चलो आज ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं कुछ कॉमन का एन फैक्टर आपको सॉरी इक्विवेलेंट वेट में बोलता हूँ, फटाफट कैलकुलेट कर लो। अब ज्यादा टाइम नहीं है यार तो और क्वेश्चंस करते, बट ठीक है कोई बात नहीं। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करो HNO3 का कितना होगा, सेकंड H2SO4 का तो लास्ट क्लास में करा ही दिया था, फिर भी कैलकुलेट करो। H2SO4 का कितना होगा, थर्ड CaOH ट्वाइस का कितना होगा, तीनों का भैया फटाफट कैलकुलेट करो इक्विवेलेंट वेट और मुझे बताओ कितना होगा जल्दी। तीनों का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करके बताओ कितना कितना होगा। आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ा इसमें 30 मार्क खाने वाला काम नहीं करना, जल्दी कैलकुलेट करो। चलो ठीक है, HNO3 का कितना हो जाएगा भैया, मास कितना होता है 63 एन फैक्टर 1, H2SO4 का मास 98 एन फैक्टर 2, मतलब ये हो गया 49, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा भैया, तो इसमें आ जाएगा 40 और 34, मतलब ये हो गया 77, नहीं 70, हाँ ठीक है 77, नहीं 74, सॉरी 74 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया भैया आपके पास, तो ये हो गया 37, क्या लिख रहा हूँ, हाँ 37, ठीक है चलेगा, डन है। देख लेना यार, ये एक बार देख लेना, मतलब फर्जीवाड़ा करने में, गणित में गड़बड़ गड़बड़ करने में बहुत तेज हूँ, तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलो, तो ये रैंडम से कुछ थे, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आगे आते हैं कुछ काम की बात पे। इन सबका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करो फटाफट, ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करो इनका जल्दी। अब कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करता हूँ, हो जा भाई। हाँ, करो कल कैलकुलेट इन सबका इक्विवेलेंट वेट फटाफट। इसका तो बता ही दिया मैंने, इसका देखो, इसका एन फैक्टर होता है 2, देखो H2S ये कहाँ से आया है, देखो ये आया है भैया यहाँ से, H2C2O4 से आया हुआ है, ठीक है, H2C2O4 से आया हुआ है, देखो ध्यान दो, ये 2 हाइड्रोजन को उड़ा दिया तो यहाँ पे 2 माइनस लग गया, तो भैया इसका एन फैक्टर कितना होता है 2, इसका एन फैक्टर कितना होता है 2, इसका एन फैक्टर कितना होता है भैया मैग्नीशियम का 2, इसका एन फैक्टर कितना होगा 1, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर लो, खेल खत्म, ठीक है। कोई ऐसा जिसको समस्या है जल्दी मैसेज करो, हैंड रेज करो, मैसेज करो, किसी को समस्या है इसमें, कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है तो हैंड रेज करो या मैसेज करो फटाफट। डन है, चलो ठीक है। इसमें बोला है भैया बताइए HNO3 का इक्विवेलेंट वेट, HNO3 का इक्विवेलेंट वेट आपको बताना है, ठीक है। अब इसको आराम से करके देखो, देखो पहले ये चेक करो कि भैया ये HNO3 जो है ये कहानी कैसी दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको चलो
HNO3 के लिए देखा। अब देखो HNO3 जो यहाँ पे है ना, वो थोड़ी अलग तरह की कहानी दिखा रहा है। कैसे अलग तरह की कहानी दिखा रहा है? अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी हो रहा है और साथ में ये एसिड जैसा रिएक्शन भी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये दो तरह के केसेस दिखा रहा है। तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट निकालने में थोड़ी समस्या हो सकती है। मोलर वेट डिवाइड बाई, क्या बोलना चाहता है भाई, पता नहीं क्या बोलना चाहता है। ठीक है, एनीवेज, तो यहाँ HNO3 को निकालने में थोड़ा समस्या होगा, बट कॉपर को निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर का देखो यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर है +2, तो एन फैक्टर कॉपर का कितना हो गया भैया? तो कॉपर का एन फैक्टर अपने पास आ गया है +2। ठीक है, तो यहाँ इसका मास लो, डिवाइड बाई 2 कर लो, काम खत्म। HNO3 को कैसे निकालेंगे, इसके लिए अभी थोड़ा सा वेट कर लो। एक और भी कॉन्सेप्ट है ग्राम इक्विवेलेंट का, वो मैं पढ़ा दूंगा, तब समझ में आ जाएगा। बट कॉपर का निकालना आसान है। ठीक है, इसमें आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट। इसका कैसे निकालोगे? चेक करो कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितने का हो रहा है। चेक करो फटाफट। तो अगर आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि भैया ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का चेक करो कितना हो रहा है चेंज, वहां से आप निकाल सकते हो। तो फटाफट ये चेक करके निकाल लेना। आपका ग्रीक आर है, आराम से फोटो खींच के रख लो, घर पे करते रहना। ठीक है, SO2 का भी निकाल लेना। नेक्स्ट, इन दोनों का फोटो खींच के रख लो, ये भी आराम से करना। इक्विवेलेंट वेट बोला है ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर, अब यहाँ चेक करोगे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, उसका एन फैक्टर लेना और फिर उसका मोलर मास से डिवाइड मार देना। ठीक है, दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख के उनका एन फैक्टर निकालना। ये आपका ग्रीक आर है, आराम से करते रहना। बोलता क्या है ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये अब अगली क्लास में मैं बताऊंगा, आज टाइम नहीं है। ठीक है, तो इनका सबका फोटो ले लिया, आराम से घर पे करते रहना। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट वाला। और मैं यहाँ पे आपको मॉड्यूल खोल के होमवर्क बता दे रहा हूँ भैया, ये सब आप करके आइएगा। रुक जाओ, बहुत समस्या है जीवन में, हम काम नहीं करते हैं। रुक जाओ, मैं मॉड्यूल में क्वेश्चन टिक करा रहा हूँ, ध्यान देना। ये आपका ग्रीक आर है, आराम से करके आना। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? हाँ, ये कौन सा है? एक्सरसाइज 2। ठीक है, पहला वाला तो मैंने दे ही दिया है। ठीक है, पहला वाला दे दिया, दूसरा वाला आपको करके आना खुद से, तीसरा वाला छोड़ देना, चौथा छोड़ देना, पांचवा छोड़ देना, छठा छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। सातवां आपका होमवर्क है, आराम से करना। आठवां छोड़ देना, नौवां करना, 9th नंबर करना, 9th आपका होमवर्क है। ट्राई करना, थोड़ा उसमें और भी कॉन्सेप्ट लगेंगे। ठीक है, चलो, और ज्यादा कोई क्वेश्चन इसमें है नहीं, होमवर्क में आते हैं। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना। ट्राई डिस्कस नहीं करूंगा अगले क्लास में, परेशान नहीं होना है। जो नहीं भी हो तो छोड़ देना, अगले क्लास में कुछ चीज और भी पढ़ा दूंगा तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, नहीं 2 पूरा नहीं करना, जो अभी क्वेश्चंस बताए वो करना है। अगली क्लास में 2 डिस्कस नहीं करूंगा, 2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है आपका। जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं बोल दूंगा कि भैया कंप्लीट हो गया, आप सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। ठीक है, अभी नहीं हुआ है। जो क्वेश्चन आपके सिंपल अभी जो बताया वो, या अगर जिन लोगों ने नहीं नोट किया तो ऐसे समझ लो कि आपको सिंपल सा अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, डन है। तो इसी के साथ अपन आज की सभा समाप्त करते हैं। अगले क्लास में एक्सरसाइज का पूरा लेक्चर खत्म हो गया। नहीं हुआ अनुष्का, अभी एक्सरसाइज नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर सॉरी एक्सरसाइज सेकंड नहीं हुआ है अभी, बहुत टाइम है अभी एक्सरसाइज सेकंड में। ठीक है, चलो ठीक है, तो फिर आज की सभा समाप्त करते हैं। और इक्विवेलेंट वेट जो बताया है उतना तक एटलीस्ट ध्यान रखना। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया अभी होमवर्क उनको कर लेना। चलो टाटा बाय बाय।